नमस्कार स्टूडेंट्स, हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम के वीडियो पर हैं और इस वीडियो में हम वास्कुलर एनास्टोमोसिस के बारे में जानेंगे। वैसे हमेशा ये देखा गया है कि बॉडी के लगभग हर ऑर्गन, हर टिश्यू के अंदर आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज में ब्रेकअप होता है और कैपिलरी के दूसरे एंड से वेन्यूल्स रो होकर के वेन बनाते हैं और इस कैपिलरी प्लक्सस के अंदर एक्सचेंज का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं टिश्यू और ब्लड के बीच में। पर कभी कभी ब्लड वेसल्स के अंदर, चाहे वो आर्टरीज हों या वेन हों, आसपास की आर्टरीज की ब्रांचेस और वेन आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं या एनास्टोमोसिस बनाती हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का जो एनास्टोमोसिस है, उसी के ऊपर आज का वीडियो आधारित है। वास्कुलर एनास्टोमोसिस है, उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये जो है, ये आसपास की जो ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस हैं उनका आपस में एक तरह का कम्युनिकेशन है। जैसे कि कोई आर्टरी जा रही है और उसकी ब्रांचेस हो रही हैं। अब इन ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से अगर ये एनास्टोमोस करें या एक दूसरे से ज्वाइन करें आपस में, जिससे कि ब्लड एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा सके, तो हम उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे बिटवीन द नेबरिंग ब्लड वेसल्स। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये आर्टरीज में ही नहीं होता, वेन्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। आसपास की वेन आपस में जुड़ करके छोटी वेन से बड़ी वेन बनाती हैं, बड़ी वेन आपस में जुड़ करके उससे भी बड़ी वेन बनाती हैं। इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, जो जॉइनिंग है ब्लड वेसल का, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसको हम वास्कुलर एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब ये जो वास्कुलर एनास्टोमोसिस है, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल आर्टरी और वेन के एनास्टोमोसिस का दिया, पर ये हम देखें तो ये तीन तरह के एनास्टोमोसिस होते हैं। नंबर 1 है आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जहाँ की आर्टरीज की ब्रांच आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। मोस्टली तो जो ये कम्युनिकेशन है, ये प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स के बीच में बहुत होता है। वैसे कभी कभी ये जो कम्युनिकेशन है, वो आँख से दिखने वाली आर्टरी, जिसकी डायमेंशंस जो है 100 माइक्रोन से ऊपर है, आधा मिलीमीटर या उससे भी कम में जो आर्टरीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। पर देखा गया है कि ये जो कम्युनिकेशन है, वो आर्टीरियोलर लेवल पर होता है। 20, 25, 30, 40 या 50 मिली माइक्रोन की जो आर्टीरियोल्स हैं, या वो आर्टीरियोल्स जो बहुत छोटे हैं और जो कैपिलरीज बनने वाले हैं, उनके जस्ट पहले एक आर्टीरियोल पास वाली आर्टीरियोल से कम्युनिकेट करती है। अतः हमने देखा कि आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जो है वो कई तरह का हो सकता है, कई तरह का। अभी हम जब देखें दूसरा वाला आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, जो वैस्कुलर एनास्टोमोसिस है, दूसरी तरह का, वो है आर्टरी और वेन के बीच में। मीन्स एक एनास्टोमोसिस जो कि या ब्रांच आर्टीरियोल से निकली और जाकर के वेन्यूल को उसने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया, बिना कैपिलरी में जाए हुए ब्लड इस तरह से आर्टरी से होते हुए डायरेक्ट ब्रेन में वेन के अंदर चला जाएगा। तीसरे तरह का जो कम्युनिकेशन है, वो वेन्स का आपस का कम्युनिकेशन है। पास की दो वेन वेन्यूल लेवल पर, बहुत ही कम लेवल पर ये एनास्टोमोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह हमने इस स्लाइड में देखा कि जो वैस्कुलर एनास्टोमोसिस है, ब्लड वेसल का एनास्टोमोसिस है, कम्युनिकेशन है, वो तीन तरह का हुआ: आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, आर्ट्रियोवीनस एनास्टोमोसिस एंड वीनस एनास्टोमोसिस प्रॉपर। अब हम पहले तरह के कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसको कहते हैं आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। दैट
उसका मतलब ये होता है कि दो आर्टरीज की ब्रांच के बीच का कम्युनिकेशन, चाहे वो आँख से दिखने वाली आर्टरीज के लेवल पर हो या बहुत ही आर्टीरियोलर लेवल पे है जो कि आँख से नहीं दिखती। ऐसा कि बहुत सारे टिश्यू के अंदर जब एक आर्टरी कैपिलरी प्लेक्सस में बनती है तो वो उसके पहले पास वाली आर्टरी को एक प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस वाली ब्रांच भेज देती है जो कि पास के आर्टरी से एनास्टमोस करती है। तो इस तरह कैपिलरी प्लेक्सस में ब्रेक होने के पहले पास की जो टर्मिनल आर्टीरियोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जैसा कि ये पास वाले डायग्राम में आप देखेंगे, ये एक आर्टीरियोल है जिसने आर्टरी से अराइज हुई है, ये दूसरी आर्टीरियोल है और ये टर्मिनल आर्टीरियोल कैपिलरी प्लेक्सस बनाती हैं। पर जब वो आर्टीरियोलर स्टेज पे हैं, कैपिलरी प्लेक्सस में ब्रेकअप होने के पहले ही उन्होंने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लिया। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस कहते हैं। कैपिलरी के पहले होने वाला आर्टीरियल, और बॉडी में बहुत सारे जो आर्टीरियल एनास्टमोसिस हैं वो इसी तरह के होते हैं। प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस इन्हें कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होने वाले एनास्टमोसिस हैं वो मोस्टली आर्टरी की ब्रांचेस के बीच में होते हैं और वो बहुधा जॉइंट्स के आसपास देखे जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं आर्टीरियल एनास्टमोसिस अराउंड द जॉइंट्स। अब ये जो आर्टीरियल एनास्टमोसिस होता है, स्पेशली द प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस, इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन केस अगर कभी कोई आर्टीरियोल, टर्मिनल आर्टीरियोल अगर ब्लॉक हो गया, जैसा कि इस डायग्राम में 3 आर्टीरियोल बताए हैं और वो एक दूसरे से प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस कर रहे हैं, और जहां मेरा पॉइंटर घूम रहा है उस को समझिए कि ये कैपिलरीज हैं। हालांकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल नहीं है, और वो भी किसी भी विसरा या आर्गन को सप्लाई कर रही हैं ये कैपिलरी, और ये आपस में जो आर्टीरियोल्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस हो रहा है। इन केस अगर कोई भी आर्टीरियोल्स ब्लॉक हो जाती है तो उसके डिस्टल पोर्शन में ब्लड जाना बंद हो जाएगा, पर चूंकि यहाँ प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टमोसिस है, उससे ब्लड बाईपास होकर के उस कैपिलरी प्लेक्सस में आ जाएगा जो कि आर्गन को सप्लाई कर रही है। इस कारण आर्गन के उस पोर्शन की डेथ नहीं होगी जो इस कैपिलरी प्लेक्सस से सप्लाई हो रहा है। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टीरियल एनास्टमोसिस का। वो हमेशा ही एक फ़ायदे की चीज़ होती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन या ऑक्लूजन में भी ब्लड सप्लाई आर्गन को मिल पाता है। इस तरह का जो सर्कुलेशन है उसे हम कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि एनास्टमोसिस के थ्रू होता है, उसे हम कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम एक दूसरी तरह की आर्टरीज पे आते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट नहीं करती हैं, जहाँ की प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस नहीं होता। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, 3 टर्मिनल आर्टीरियोल्स दिख रहे हैं जो कि कैपिलरी प्लेक्सस में डिवाइड हो रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे से प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की अगर आपकी वेसल्स हैं किसी आर्गन को सप्लाई करने वाली, तो उनके अक्लूजन के कारण कोई एक भी अक्लूड हो गई या ब्लॉक हो गई तो जो पोर्शन उस कैपिलरी प्लेक्सस से सप्लाई होता है वो उस डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी टिश्यू की। इस कारण इस तरह की आर्टीरियोल्स या आर्टरीज जहां प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस एब्सेंट होता है, हम उनको एंड आर्टरीज एंड आर्टरीज कहते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज है ये हमेशा
नुकसान का ही होता है। इसलिए प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस अगर उस आर्गन में है तो वो आर्गन सुरक्षित होता है। जहाँ पर ये एंड आर्टरीज होती हैं, बॉडी के वो कुछ ही आर्गन हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा तो कैपिलरी एनास्टोमोसिस, प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस एज ए रूल होता है। अगर हम देखें कि वो कौन से आर्गन हैं जहाँ पर कि एंड आर्टरीज होती हैं जो एनास्टोमोस नहीं करती हैं, वो हैं आर्टरी ऑफ रेटाइना, सेंट्रल आर्टरी। तो अगर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना ब्लॉक हो जाए तो रेटाइना की डेथ हो सकती है, जिससे विजन इंटरफियर होगा। उसी प्रकार वासा रेक्टा हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर हैं, वो आपस में इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से प्री कैपिलरी लेवल का एनास्टोमोसिस नहीं करते हैं। या तो मिजेंट्रिक आर्टरी हैं, वासा रेक्टा ऑफ मिजेंट्रिक आर्टरी। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आर्टरीज ऑफ स्प्लीन है, और चौथा एग्जाम्पल है किडनी, और पांचवा लंग है। इनकी जो आर्टरीज हैं प्री कैपिलरी आर्टीरियोलर लेवल पर, वो एक दूसरे से एनास्टोमोस नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें हम एंड आर्टरीज बोलते हैं। अब एक और टर्म्स इसके साथ मैं अगर आपको बता दूं, जैसे है कि फंक्शनल एंड आर्टरीज, मतलब एंड आर्टरीज हैं पर वो ऐसी नहीं है जैसा कि अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा, उसमें प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस है। आर्टीरियोल्स आपस में कैपिलरी में ब्रेकअप होने के पहले आपस में एक दूसरे से एनास्टोमोसिस कर रही हैं। पर जो ये प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस है वो बहुत ही नैरो है, इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कि फंक्शन अगर देखें तो लगभग नहीं के बराबर है। क्या फंक्शन है इसमें? जब भी कोई ब्लॉकेज होए तब पास वाली जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है उससे ब्लड को बाईपास हो जाना चाहिए, पर इस फंक्शनल एंड आर्टरीज के अंदर वो इतनी नैरो हैं या उसमें फंक्शन इतना रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसके कारण कि जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाता है उतना, जितना कि आर्गन को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। इस तरह से एनास्टोमोसिस होने के बावजूद भी ये आर्टरी एंड आर्टरी की तरह बिहेव कर रही हैं, इसलिए इन्हें हम फंक्शनल एंड आर्टरीज बोलेंगे। तो ये दो एस्पेक्ट को ध्यान रखिए, एनास्टोमोसिस है प्री कैपिलरी, इसलिए वो है एनाटॉमिकली तो वो एंड आर्टरीज हम उनको नहीं बोल सकते क्योंकि प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस है। पर वो जो एनास्टोमोसिस है वो उतना अच्छा नहीं है जिससे कि ब्लॉकेज की स्थिति में वो जो एनास्टोमोटिंग ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में ब्लड का बाईपास कर सकें, इसलिए वो एक तरह से एंड आर्टरीज की तरह ही फंक्शनली बिहेव कर रही हैं, इसलिए हम उन्हें फंक्शनल एंड आर्टरीज बोलें। अगर हम देखें फंक्शनल एंड आर्टरी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। फंक्शनल एंड आर्टरीज ये जो हैं ये सेरिब्रल आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं। सेरिब्रल मीन्स हमारे ब्रेन का जो बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें ये जो आर्टरी हैं वो फंक्शनल एंड आर्टरीज होती हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हार्ट, उस हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट को, उनको भी ये आर्टरीज सप्लाई करते, उनमें भी ये फंक्शनल एंड आर्टरीज मिलती हैं। अब देन क्वेश्चन ये उठता है कि ये फंक्शनल एंड आर्टरीज तो हैं, सप्लाई भी नहीं कर रही हैं, जब ज़रूरत हो तब वो उतना ब्लड नहीं सप्लाई कर पाती जितना कि टिश्यू को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि उन्हें ये स्थिति क्लियर हो जाए। यदि आप 5 किलोमीटर या 5 माइल्स पर डे रोज रन कर रहे हैं, और लगभग कब से रन कर रहे हैं, कम से कम सालों से, 5 साल से रन कर रहे हैं, तो ये जो एनास्टोमोटिक वेसल्स हैं ये इतने चौड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वक्त जब हार्ट बीट करता है दौड़ते वक्त, उसे बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए जो ये एनास्टोमोटिक चैनल हैं जो नैरो हैं, जो फंक्शनल एंड आर्टरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो ओपन अप हो जाते हैं और ब्लड उसमें से पास हो जाता है। इस तरह से जो एथलेट्स हैं जो कि जिनके अंदर की रेगुलर एक्सरसाइज होती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं।
अब हम एक दूसरे तरह के एनास्टोमोसिस पे आते हैं, जो कि अभी तक हमने दो आर्टीरियोल्स के बीच में या आर्टरीज की दो ब्रांचों के बीच में एनास्टोमोसिस देखा। यहाँ पर एक ऐसा एनास्टोमोसिस हम देखेंगे जो कि डायरेक्ट आर्टीरियोल से वेन्यूल्स के बीच में है। ओके, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये एक आर्टीरियोल है और ये एक वेन्यूल है। इन दोनों के बीच में एक ब्लड वेसल है जो कि आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस वाली वेसल है। इसको हम आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस बोलेंगे। इसको हम जो कि डायरेक्ट आर्टरी से वेन को कनेक्ट करती है। और इस वक्त ये जो है ये कहीं कहीं मिलती है, अदरवाइज आर्टरीज जो हम जैसा कि हमने देखा डायरेक्ट आके कैपिलरीज बनाती हैं और कैपिलरीज वेन्यूल में चली जाती हैं। पर जहाँ पर कि आर्गन्स का फंक्शन इंटरमिटेंट होता है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी बिल्कुल नहीं, लगभग बिल्कुल नहीं, उस वक्त ये एक चैनल डेवलप होती है जो आर्टीरियल को वेन्यूल से कनेक्ट करती है। इसे हम आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस बोलते हैं। और आर्टीरियल एंड पे इस चैनल के अंदर जो आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस है वहाँ एक स्मूथ मसल का स्फिंक्टर होता है। जब ये जो कैपिलरी प्लेक्सस है उसमें एक्सचेंज की ज़रूरत है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की टिश्यू को, उस वक्त ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है जिससे कि सारा ब्लड कैपिलरी में से पास होकर वेन्यूल्स में निकल जाए, जिससे कि टिश्यू में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो मिलता रहे। पर अगर उस आर्गन के टिश्यू उस वक्त अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, तब ये जो स्मूथ मसल का स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। उस स्थिति में ब्लड इस चैनल के थ्रू पास होके डायरेक्ट वेन में पहुंच जाता है। उस वक्त वो कैपिलरीज में बहुत ही कम जाता है, वो एक तरह से बायपास कर देता है और वेन्यूल में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त जो टिश्यू उस कैपिलरी से सप्लाइड हो रहे हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनास्टोमोसिस है जो कि डायरेक्टली ब्लड को आर्टरी से वेन की तरफ ले जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस है वो बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। अगर हम देखें तो ये जो है जिसे हम संट भी बोल सकते हैं, आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस को हम आर्टीरियो वीनस संट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड को हम आर्टरी से डायरेक्ट वेन की तरफ संट करता है। ये जो होती हैं आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस या संट वो हमारी स्किन के अंदर जो कि टिप ऑफ नोज को कवर करती है, जो मैं बता रहा हूँ इस मेरे को वीडियो में, ये टिप ऑफ द नोज के ऊपर होती हैं या लॉब्यूल्स ऑफ ईयर के ऊपर होती है, ये लिप्स के अंदर होती हैं, या हमारी फिंगर्स और टोज जो कि फुट के हैं टोज उनके ऊपर या फिंगर के टिप के ऊपर इस तरह की आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस होती हैं। इंटेस्टाइन में हो सकती हैं, जबकि भोजन को एब्जॉर्ब नहीं करना हो उस वक्त ये खुल जाती हैं। उसी तरह हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस होती हैं। अब ये जो आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस हैं उनका क्या फंक्शन है, क्यों होती हैं ये जो है आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, या वो उसको परिस्थितियों के अनुसार, आई मीन टू से एटमॉस्फेयर के अनुसार, ठंड है या गर्मी है उसके अनुसार हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जबकि विंटर हो रही हो, ओके, ठंड हो बाहर, तो ये जो संट हैं ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। संट ओपन हो जाते हैं मतलब इस लोअर डायग्राम में देखें वहाँ ब्लड डायरेक्टली संट के थ्रू या आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस के थ्रू डायरेक्ट वेन में से चला जाता है और बहुत ही कम कैपिलरी में से होके जाता है कैपिलरी में। तो हम कहेंगे कि संट ओपन हो जाते हैं, ये जो स्फिंक्टर है उसके मसल के रिलैक्सेशन के कारण। और जब समर आती है तब हमें
हीट को लूज करना होती है, विंटर में हमें हीट को प्रिजर्व करना होती है और समर में हीट को लूज करना होती है, उस वक्त ये जो संट कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड वेन्स में नहीं आता बल्कि वो कैपिलरीज में चला जाता है। और मैंने बताया कि ये जो संट हैं या आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस हैं, मोस्टली ये ईयर लॉब्यूल्स में है, टिप ऑफ द नोज में है, लिप्स के अंदर हैं, टोज ऑफ द फिंगर्स एंड आई मीन से फिंगर की टिप और टोज के ऊपर हैं, तो ये पेरीफेरल एरिया है। अगर आप स्नो के अंदर चले जाएं और वेल प्रोटेक्टेड नहीं हो तो देखेंगे कि आपकी नोज, आपकी ईयर लॉब्यूल्स, आपके लिप और टोज में वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ये जो संट है वो ओपन अप हो जाता है और ब्लड उधर सीधे डायरेक्ट वेन में जाता है बजाय कैपिलरीज में। तो जो टिश्यू है स्किन का कैपिलरीज से सप्लाई हो रहा था, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसलिए वो मरना शुरू कर देता है। उसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, भोजन हमने नहीं खाया हो, तब वो इंटेस्टीन के ये जो संट हैं वो कैपिलरी से ओपन हो जाते हैं, वो कैपिलरी के थ्रू नहीं जाता है ब्लड। इस तरह हमने देखा कि जो है आर्टीरियो वीनस संट हो या प्री कैपिलरी आर्टीरियल एनास्टोमोसिस हो, ये फंक्शनल वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे सर्कुलेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, पर आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।